हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माय नेम इज अंकित। तो बेटा जी, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था और पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर सबसे पहले हमने ऑक्सो कंपाउंड्स की नेमिंग की थी, ऑक्सो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे और उसके बाद मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि पी ब्लॉक को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की कहानी हमें कैसे करनी है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात कि जब हमने बात की थी कि जो हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। मेन ग्रुप क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके पास जो वैलेंस शेल होता है वो एक ही होता है। तो जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे इनके पास सिर्फ एक ही वैलेंस शेल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा डिस्कशन जो है वो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि कुछ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से सीखने हैं, बिकॉज वो पूरे के पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होंगे, तो उन्हें हम एक बार में खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी कहानी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ध्यान से देखो इधर। अब पी ब्लॉक के अंदर हमें पढ़ने कौन कौन से ग्रुप है वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम 15th ग्रुप पढ़ेंगे, 16th ग्रुप पढ़ेंगे, 17th ग्रुप पढ़ेंगे और बेटा जी 18th ग्रुप पढ़ेंगे। यही ग्रुप्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो मैं सबसे पहले 15th ग्रुप लिख लेता हूं। 15th ग्रुप हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 ग्रुप की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीनियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप पे जाएं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसी तरीके से अगर मैं 18 ग्रुप पे जाऊं तो बेटा जी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन तक। तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको एक साथ करा देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। और एटॉमिक नंबर याद करने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टेड सी चीज बताता हूं, दैट इज मैजिक नंबर। तो कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं जो हम एक बार देख लेंगे और हमें याद हो जाएंगे, और उस मैजिक नंबर के थ्रू हम जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे सबके एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। मैजिक नंबर क्या है? 8, 18, 18, 32। बस इतना आप याद रख लो और आपका काम बेटा जी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि नाइट्रोजन जो मेरे पास है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 5 होता है, ऑक्सीजन का पता है 6 होता है, सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियन का 10 है। इतना आपको सबको पता है। अब इसके बाद अगर मुझे इनसे नीचे वाले सारे एलिमेंट्स के नाम पता करने हैं तो आप मैजिक नंबर के थ्रू जाइए। सबसे पहले नाइट्रोजन से फास्फोरस पे जाने पे आप 8 का एडिशन कर दो, तो देखो 8 और 7 15 हो जाएंगे, 8 और 8 16 हो जाएंगे, 9 और 8 17 हो जाएंगे, 10 और 8 बेटा जी 18 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम फास्फोरस से आर्सेनिक जाएंगे, देखो पहले गए 8 का एडिशन कर दिया, आगे बढ़े 18 का एडिशन करना पड़ेगा। तो 15 से मैं 18 ऐड करूंगा, 33 हो जाएंगे, यहां पर गए 34 हो जाएंगे, यहां पर 35 हो जाएंगे और बेटा जी ये आपके 36 हो गए। देखो इन सबके एटॉमिक नंबर हो गए। इसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो 18 का एडिशन कर दो, तो यहां पर अगर मैं 18 का एडिशन करूं तो बेटा जी ये 51 हो जाएगा, दिस वन इज 52, 53 और जिनन का हमारा 54 हो गया। और 54 जब हमने 18 का एडिशन कर लिया, उसके बाद 32 का एडिशन और करना है, तो 51 से 32 करेंगे बेटा जी ये आपके पास 83 आ जाएगा, दिस वन इज 84, 85 और 86। देखो बहुत सिंपल तरीके से आपने जितने भी एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बहुत जल्दी सीख लिए। अब जब हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर देख लिए, तो अब एटॉमिक नंबर के थ्रू हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही आप सारी चीजें बता सकते हैं, चाहे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहानी हो, ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा हो, मतलब बहुत सारी चीजों को सॉल्व करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां से करता हूं। ठीक है,
नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आप पहले यहाँ हीलियम लिख लो बेटा जी। मतलब हीलियम का मतलब कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। अब हीलियम का 1s2 तक होता है, इसके बाद अगर हम जाएंगे तो आ जाएगा 2s2 और 2p3। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p3 पर। अब इसी तरीके से अगर हम चलेंगे हीलियम के नीचे बेटा जी हमारे पास आता है नियॉन। नियॉन के पास हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। मैं ये रफ कर दे रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा सा स्पेस आपको चाहिए, तो आप ये लिख लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक का सीख लो, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम रहेगा। तो नाइट्रोजन का हमने करा हीलियम 2s2 2p3। जैसे ही मैं फास्फोरस पे आया तो नियॉन तक फिल कर दिए 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास बेटा जी 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप इससे नीचे वाले शेल में चले जाओ, 3s2 और 3p3 तक फिल कर दोगे। ये भी हो गया। लेकिन जैसे ही मैं फास्फोरस से आर्सेनिक पे जाऊंगा, नियॉन से आर्गन आ गए, आर्गन के अंदर बेटा जी 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लेकिन अब अगर आप 18 के बाद 33 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे पास? अभी बेटा जी आपको 15 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। अब ध्यान से देखो, आपने 3 शेल के अंदर 3s फिल कर दिया, 3p फिल कर दिया। अब जब थर्ड शेल इंट्रोड्यूस होता है तो बेटा जी वहां पर आपका डी और वाइटल भी एंटर करता है। तो इसके बाद यहां पे 3d10 आएगा, फिर 4s2 आएगा और फिर 4p3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसका हो गया? आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद जब हम एंटीमनी पे आएंगे तो आर्गन के बाद बेटा जी आप क्रिप्टॉन पे आए और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। 36 के बाद अभी आपको 15 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं। तो आप ऐसा डिस कर दोगे 4d10 5s2 एंड 5p3। तो ये देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास बिस्मथ है और बिस्मथ पे आएंगे तो क्रिप्टॉन के नीचे बेटा जी जीनोन, और जीनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54। तो 54 के बाद आपको 83 तक जाना है। और ध्यान से देखो कि जैसे ही फोर्थ शेल आपका इंट्रोड्यूस होता है वहां पर f ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है। तो इसमें 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देन 5d10 आएगा, 6s2 एंड 6p3। काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 54 58 68 78 78 और 2 80 83। तो ये आपका क्या हो गया बेटा जी? कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी मेरे पास 16 ग्रुप है, 16 ग्रुप में बस ये चेंज होगा, 2p4 3p4 4p4 5p4, कुछ इस तरीके की कहानी हमारे पास हो जाएगी। इसी तरीके से हम 17 ग्रुप की कहानी बनाएंगे, इसी तरीके से हमारे पास 18 ग्रुप की होगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस मैजिक नंबर के थ्रू बना सकते हैं। इस मैजिक नंबर के थ्रू पहले हम उनका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे और एटॉमिक नंबर के बाद हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी हमने बना ली। अब मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी चीजें पहले बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का काम हमारा बेटा जी हो गया। अब इसके बाद जो मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब हम बात करते हैं किसकी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। मैं आपको पूरे चैप्टर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर यही समझा दूंगा। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कोई भी क्वेश्चन आया पी ब्लॉक से रिलेटेड तो बेटा जी आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। आपने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहती है कि सर मेरे पास एक एटम होना चाहिए, ये मेरे पास एक एटम है और ये एटम का आउटर मोस्ट शेल है जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या करूं कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूं। तो अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का अपना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर यहां से निकालना है तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको तोड़ना पड़ेगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बेटा जी आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम यह है कि जब हम किसी एटम की बात करें तो बेटा जी एटम जनरली फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता एटमॉस्फेयर में, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मुझे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले एटम को लेना तो पड़ेगा, मुझे उसे आइसोलेट तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहता है कि अगर मैं किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उससे पहले का काम है कि मैं एटम को आइसोलेट करना सीखूं।
और बेटा जी एटम परफेक्टली आइसोलेट नहीं हो सकता, तो हम कुछ तो कर सकते हैं। वो कुछ क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास सॉलिड स्टेट का कोई कंपाउंड है तो उसके पास एटम्स बिल्कुल पास में होंगे, तो जब तक वो पास में रहेंगे तब तक मैं उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उन एटम्स को पहले दूर करूंगा, और उन एटम्स को दूर करने का मेरे पास एक ही चांस है कि मैं उस सॉलिड को गैसियस स्टेट पर ले आऊं। तो क्या होता है कि अगर कोई भी एटम, ये जो मेरे पास एटम है, ये एटम बेटा जी आपका गैस स्टेट पे होना चाहिए, और जब ये गैस स्टेट पे आ जाएगा तब मैं कंसीडर कर लूंगा, होगा नहीं 100%, मैं कंसीडर कर लूंगा कि सर ये मेरा आइसोलेट हो गया, ये मेरा आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ठीक है, अब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कहानी क्या है। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है कि हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो वो क्वेश्चंस हम बहुत सिंपल तरीके से कर लें, तब टॉपिक पढ़ने का मजा अलग ही है। चलो देखो ध्यान से, ये तो तुमने समझ लिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा, बिकॉज डेफिनेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही उसी पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। चलो देखो, अब बात आती है कि सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप उन फैक्टर्स को पकड़ लोगे तब आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कि सर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा जी एक तो साइज एलिमेंट का, और दूसरा होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दो चीजें हैं जो किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, ध्यान से देखो कि बेटा जी एक मेरे पास ये एटम है और एक मेरे पास ये एटम है। बहुत ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन यहां लगा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब मुझे क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यहां से बेटा जी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। दिमाग लगाओ, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना डिफिकल्ट है, जो डिफिकल्ट होगा दैट मींस कि आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो यहां पे देखो कि जब ये एटम का साइज अगर बेटा जी छोटा होगा तो इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पर बहुत ज्यादा होगा, उसकी पकड़ बहुत ज्यादा होगी। और अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी आउटर मोस्ट शेल पर ज्यादा लग रहा है तो वो उसे बहुत अच्छे से पकड़ के रखेगा, बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से होल्ड है तो उसको निकालना उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी एटम का साइज छोटा है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इन दोनों में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो जिसका साइज छोटा है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। दूसरी चीज कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कहानी क्या है। मान लो कि किसी एटम के पास कम चार्ज है, कम चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज की कहानी। एक कोई एटम है मेरे पास जिसके पास +1 चार्ज है और एक एटम है जिसके पास +2 चार्ज है। +2 चार्ज का मतलब क्या है कि उसका पास इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लगता है उस इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा टाइटली होल्ड हो जाएगा, अब निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो यहां से हमने देखा कि सर जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये मैं लिख दे रहा हूं जनरली 100% वैलिड, ये भी कहानी नहीं है, लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस आर एग्जिस्ट देयर, वो एक्सेप्शंस भी मैं बताऊंगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ये तो आपने यहां से देख लिया, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z इफेक्टिव, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे किसी भी एटम्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, लेकिन ये जनरल ट्रेंड की बात है। अगर मैं जनरली सोचूं इसके अकॉर्डिंग, तो मैं अगर बात करूं 15th ग्रुप की,
ग्रुप में बात करता हूं तो 15 ग्रुप आप जानते हो कि सर टॉप टू बॉटम अगर मैं जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो साइज घटेगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो ये तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से सारी कहानी ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां पर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उन बहुत सारे वेरिएशंस की कहानी मैं आपको समझाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ करता हूं। अब देखो बहुत ध्यान से कि मैं आपको एक एक ग्रुप में सारी कहानी समझाता हूं, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे मैं वो भी बताता हूं। हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा जी हमारे एग्जाम में दो तरीके से पूछी जाती है, या तो वो आपसे ग्रुप में पूछ सकता है, या वो आपसे बेटा जी पीरियड में पूछेगा। ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो पीरियड के होते हैं, बिकॉज यहां पर सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप में आपके एक्सेप्शंस नहीं है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ग्रुप्स में है लेकिन वो 13-14 ग्रुप में जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहां पे क्या है कि देखो ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप का तो फंडा सीधा सा है कि सर ग्रुप में अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो आपका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे हम पीरियड में जाएंगे, पीरियड के अंदर बेटा जी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। अब मैं असल कहानी जो वो आपको पीरियड की बताता हूं, क्योंकि ये तो आप कर लोगे, टॉप टू बॉटम गए, साइज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पीरियड को लेके, तो मैं ये भी रफ कर देता हूं, आप लिख लो, फिर हम पीरियड लिखते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा जी कि पीरियड की अगर हम बात करें तो मेरे पास ग्रुप कौन से हैं, 15th है, 16th है, 17th है और 18th ग्रुप है। मैं इन्हीं का डिस्कशन आपको पढ़ाने वाला हूं। 15 ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन हमने यहां से ले लिया 15 ग्रुप में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पर फ्लोरीन, एंड ये मैंने ले लिया बेटा जी नियॉन। ये मैंने एग्जांपल्स ले लिए, इनको थ्रू ही मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। अब अगर आप पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई दो ऐसे एटम्स का कंपैरिजन आप चाहते हो जिनके एटॉमिक नंबर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो, मतलब मोनो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस की कहानी हो, मोनो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस की अगर कहानी हो, मतलब कोई दो ऐसे एलिमेंट जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है और उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आप डिटरमाइन करना चाहते हो, तो बेटा जी उसके लिए हमें बहुत सारी कुछ और भी चीजें पढ़नी होती हैं। वो बहुत सारी चीजें क्या है वो बहुत ध्यान से देखो। अगर ये कहानी है तो हमें चार चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम उन एटम्स के अंदर देखेंगे कि उनके शेल नंबर सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम शेल नंबर चेक करेंगे। अगर उन दो एटम्स के शेल नंबर में डिफरेंस है तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हम शेल नंबर के बिहाफ पर देख लेंगे। शेल नंबर अगर किसी का ज्यादा होगा तो उसका साइज ज्यादा होगा, और साइज जिसका ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा जी कम हो जाएगी। तो एक तो ये सीधा सा फंडा है। लेकिन मान लो कि जो एटम आपको गिवन है उस एटम में दोनों एटम्स के शेल नंबर सेम है, तब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और वो होता है हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। वो है बेटा जी हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या है ये पेनिट्रेशन इफेक्ट, पहले आप ये समझो। पेनिट्रेशन इफेक्ट की कहानी क्या है कि जो मेरा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस जो ऑर्बिटल्स है हमारे, चाहे एस ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल की बात करें, डी एफ किसी भी ऑर्बिटल की बात करें, हम देखेंगे कि न्यूक्लियस किस ऑर्बिटल को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। जिसको वो ज्यादा खींचेगा उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। और ये हमने जब चेक करा तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, न्यूक्लियस सबसे ज्यादा उसे पेनिट्रेट करता है, फिर पी को, फिर डी को और फिर एफ को। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, देन पी, देन डी, और बेटा जी सबसे लास्ट में हमारे पास एफ ऑर्बिटल रह जाता है।
अब अगर हम यहां पे देखें कि खुद समझो कि न्यूक्लियस अगर s ऑर्बिटल को ज्यादा अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर मेरे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं जिसमें से एक के अंदर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, एक के अंदर p ऑर्बिटल में है, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि सर अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, बिकॉज उसे न्यूक्लियस ने खींच के रखा है। p में होगा तो p में कम पावर लगानी पड़ेगी उसे d से, और d में होगा तो f से कम पावर लगानी पड़ेगी, बिकॉज न्यूक्लियस इसे सबसे ज्यादा खींचता है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा न्यूक्लियस का। तो अगर ये काम चल जाए हमारा कि मान लो कि दो एटम्स के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग है, तब तो आप पेनिट्रेशन इफेक्ट के थ्रू बता सकते हो कि सर किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब मान लो कि आपको एटम्स ऐसे दे दिए हैं जिनका शेल नंबर भी सेम है और पेनिट्रेशन पावर भी सेम है, तब हम कहां जाएंगे, तब बेटा जी हम तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, वो होता है हमारे पास हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास, समझो इस बात को। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, अगर वो हाफ फिल्ड फुलफिल्ड है। अब हाफ फिल्ड फुलफिल्ड क्या होते हैं, ये कॉन्फिगरेशंस बेटा जी स्टेबल होते हैं, और स्टेबल कॉन्फिगरेशन के अंदर से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो आपका जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई भी चीज नहीं चाहती कि वो अनस्टेबल हो जाए, इसलिए वो अपोज करेगा कि इलेक्ट्रॉन इजीली ना दे। और अगर आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो बेटा जी, तो आपको थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो याद रखना है कि अगर दो एटम्स के बीच में एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है और एक का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड नहीं है, तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है मतलब कि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है, चलो अब मान लो कि सर काम मेरा इससे भी नहीं बना, मतलब एटम्स ऐसे हैं, तो यहां पे हमने देखा कि अगर मान लो कि एटम्स जो है मेरे पास दो, उनमें शेल नंबर भी सेम है, पेनिट्रेशन पावर भी सेम है, और हाफ फिल्ड फुलफिल्ड की कहानी भी नहीं है, तब बेटा जी हमारी लास्ट प्रायोरिटी रह जाती है कि जब कोई साथ नहीं देता फिर हम उसमें देखते हैं साइज डिफरेंस। फिर हम देखेंगे कि जिसका साइज छोटा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। जब इनमें से किसी से काम नहीं चलेगा तब हमारी प्रायोरिटी बेटा जी साइज रहेगी। लेकिन एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं ये तब वर्क करेंगे जब दोनों एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा। अगर एक से ज्यादा डिफरेंस है तो बेटा जी हम साइज से ही जाएंगे, उस केस में हमारा साइज डोमिनेट करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तो साइज की डोमिनेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे इफेक्ट बाहर निकल के आ जाते हैं। इनसे काम नहीं चला तो फिर साइज संभाल लेगा, ठीक है, ओके। अब चलो ये तो हमने समझ लिया, ये तो मैंने आपको रूल समझा दिया, अब हम इसे अप्लाई करना सीखते हैं कि सर किस तरीके से हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे, कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलो देखो ध्यान से। अब देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। क्वेश्चन आ गया कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लगा दीजिए। अब अगर मैं नॉर्मली सोचूं तो सर लग रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप ऐसा लगा दिया आपने तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे? आप जानते हो कि सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है। बहुत ध्यान से देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, और जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस हो तब हम वो सारे रूल्स लगाते हैं, क्योंकि साइज वहां पर इतना डोमिनेट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत यूज है। ध्यान से देखो, इसमें आता है हमारा 2p3, यहां आएगा बेटा जी हमारा 2p4, और यहां रहेगा हमारा 2p5, और यहां की बात करें तो वो हमारा 2p6 की कहानी रहने वाली है। ठीक, चलो अब मैं इनको फिल कर लेता हूं। यहां पे ध्यान से देखो, 1 2 3 1 2 3 4, इसका भी बनाया मैंने 1 2 3 4 5,
और यहां पर भी मैंने किया तो 1 2 3 4 5 और 6, आपका काम हो गया। सबसे पहले इतना काम कर लो जब भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन आए। अब सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर आपको इन दोनों में चेक करना है तो आप देखो कि दोनों के शेल नंबर सेम है। आप देखो सर यहां पे भी सेकंड शेल में है, यहां पे भी सेकंड शेल में है, तो काम नहीं बनने वाला। फिर आप दूसरी प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी वही है, फर्स्ट शेल नंबर, सेकंड पेनिट्रेशन पावर, थर्ड हाफ फिल्ड फुल फिल्ड एंड द फोर्थ हमारा साइज की कहानी है। तो आपको उसी प्रायोरिटी से चलना, ये नहीं कि कहीं भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड देखा और आपने काम कर दिया, गलत हो जाएगा। बिल्कुल सीक्वेंशियल प्रायोरिटी मैंने आपको सेट करके बता दी। तो इन दोनों में सबसे पहले आप शेल नंबर चेक करो, दोनों के शेल नंबर बेटा जी सेम है। फिर हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरा स्टेप है हमारा पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर अगर मैं चेक करूं तो आप देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, यहां भी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो उनकी पेनिट्रेशन पावर सेम होगी। तो आपका दूसरे स्टेप से भी बेटा जी काम यहां नहीं चला। अब मैं मूव करता हूं थर्ड स्टेप पे, और जब मैं थर्ड स्टेप पे मूव करूंगा तो वो कहता है कि अगर किसी भी ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड फुल फिल्ड की कहानी आ जाए तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, वहां आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखो कि नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है और यहां पर हाफ फिल्ड नहीं है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालोगे ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये चाहेगा नहीं कि मुझसे इलेक्ट्रॉन निकले, तो आपको जबरदस्ती एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों में मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अब यहां ध्यान से देखो कि मैं अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करने लगूं तो सर इन दोनों में सबसे पहले हमने देखा शेल नंबर सेम है, पेनिट्रेशन पावर सेम है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड भी नहीं है बेटा जी। यहां पे ना तो ये हाफ फिल्ड फुलफिल्ड है और ना ये हाफ फिल्ड फुलफिल्ड है। जब ये तीनों काम नहीं करें तो हमारा लास्ट रह जाता है साइज इफेक्ट। और आप जानते हो कि सर अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो साइज डिक्रीज होता है, और अगर साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ये किसकी वजह से थी? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आया ये ऑर्डर, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और ये वाला ऑर्डर बेटा जी हमारा साइज की वजह से आया है, बहुत ध्यान से देखो। और अगर मैं फ्लोरीन और नियॉन का कंपैरिजन करूं तो आप देखो कि सर इन दोनों के शेल नंबर सेम है, पेनिट्रेशन पावर सेम है, लेकिन नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है तो नियॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। किस वजह से? बिकॉज इसके पास फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पास क्या है बेटा जी? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा आ जाएगी। तो आपको यही चीजें देखनी है और इन चीजों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत बार गलती क्या होती है, आप इसे लिखो फिर मैं बताता हूं। बहुत बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन इन दोनों में बताओ किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तब आप दिमाग लगाओगे। आप दोनों का कॉन्फ्यूजन करोगे, 2p3 इसका करोगे 2p5, आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 1 2 3, यहां पर करोगे 1 2 3 4 5। ठीक, चलो अब आप चेक करोगे कि सर दोनों के शेल नंबर सेम है, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर भी सेम है, ठीक है, लेकिन इसके पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर इसके पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और इतना दिमाग लगा दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। भाई वो जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो रूल्स तब वैलिड हैं जब दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो, और अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है तो वहां पर साइज डोमिनेट कर जाता है। और आप ध्यान से देखो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फ्लोरीन का 9 है, तो यहां पर ये कहानी नहीं चलने वाली। यहां पर सिर्फ इन दोनों के अंदर साइज इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और साइज इफेक्ट कहता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है जिसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में फ्लोरीन ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन।
तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कहानी थी। अगर इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप लगा के देखना, क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जितना था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा दिया, उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है इसे पढ़ने की। इसके बाद अगर बेटा जी मैं बात करूं तो दूसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मैं आपको एंटायर पी ब्लॉक की एक साथ पढ़ा दे रहा हूं। बार बार हर ग्रुप के लिए मैं अलग अलग नहीं पढ़ाने वाला, फिर हम सीधे रिएक्शंस करेंगे उनकी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम ये सीख लें कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी सबसे पहले एक एटम तो होना ही चाहिए। ये मेरे पास एक एटम है और ये एटम का आउटर मोस्ट शेल है, जिसे हम आउटर मोस्ट शेल या फिर आप वैलेंस शेल कहते हो। आउटर मोस्ट शेल है ये हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एक तरीके की एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी है वो हम देखते हैं ध्यान से। अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारे पास जो है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एंटर कराऊं किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल पे, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एंटर कराऊं एटम की आउटर मोस्ट शेल पे, तो क्या होगा बेटा जी कि ये जो एटम है, ये एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इसे इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देगा और वो इंटरैक्शन अट्रैक्शन होगा। और जब वो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिफरेंस समझो पहले कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसी एनर्जी है जहां हमें देनी पड़ती है, मतलब वो एंडोथर्मिक टाइप है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से अट्रैक्शन का फिनोमिना आता है और अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कि ये एक एक्सोथर्मिक टाइप का प्रोसेस है। तो यहां पे ये सेम कंडीशन रहेगी कि सर ये जो एटम होना चाहिए ये आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम वो क्यों होना चाहिए वो मैंने आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी में समझा दिया। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब आप बाहर से उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एंटर कराओगे तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। बस इतनी सी कहानी है। अब इसके बाद मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं कि सर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो। अगर हम वही देखो कि एक एटम ये है आपके पास और बेटा जी एक एटम ये है, मुझे इलेक्ट्रॉन की एंटर कराना है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को जल्दी इंटरेक्ट करेगा ये न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू दैट, बिकॉज यहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इनके लिए, और जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। और अगर यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा जिसका साइज छोटा है तो वहां पर एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी। तो बेटा जी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज रहती है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो चाहे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें या फिर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, फैक्टर्स इनके सेम है। अब ये तो हो गया हमारा ये, लेकिन बेटा जी यहां पर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। आप इसके अकॉर्डिंग सोचो तो टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जानी चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज घटेगा, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन यहां पर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखो। अब अगर मैं बात करूं बेटा जी कि कौन कौन सी कहानी है, तो वही कॉन्सेप्ट है कि सर ये भी हम दो ही तरीके से पढ़ेंगे, या तो हम इसे पीरियड में पढ़ने वाले हैं या फिर हम इसे बेटा जी ग्रुप में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पे मैं आपको समझा दूं तो बेटा जी पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शंस एग्जिस्ट नहीं करते। यहां पर जितने भी एक्सेप्शंस रहेंगे वो ग्रुप में रहेंगे। ग्रुप में आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन भी हमेशा वहीं से आता है जहां पर एक्सेप्शनल केसेस ज्यादा हो। तो पीरियड की कहानी सीधे रहेगी कि सर पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज इनका डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, कहानी खत्म। लेकिन असल कहानी किसके अंदर रहती है? ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप के अंदर जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको सारे डिस्कस कर देता हूं। मैं रफ करता हूं, वो ग्रुप की कहानी स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते रहो।
अब हम बात करते हैं बेटा जी ग्रुप की, ध्यान से देखो इधर। अब यहां पे जो मेरे पास ग्रुप है, मेरे पास ग्रुप कौन कौन सा है सर? मुझे 15 ग्रुप पढ़ना है, मुझे सर 16 ग्रुप पढ़ना है, 17 ग्रुप पढ़ना है और 18 ग्रुप पढ़ना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। 16 ग्रुप की बात करूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम है। क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन है। अब मैं आपको सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर एक साथ समझा देता हूं, ठीक है? चलो अब देखो कि अब जनरली होना क्या चाहिए कि सर अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है, और होना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि सर अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी। ऐसा एक्सपेक्टेड ऑर्डर मेरा होना चाहिए था। मतलब कि अगर मैं एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिखूं तो मेरा कैसा होना चाहिए, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। कुछ इस तरीके की कहानी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। सेम कहानी 16 में, सेम 17, 18, ये कहानी सबके साथ होनी चाहिए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन एक्सपेक्टेशंस यहां आपकी नहीं चलती। और अगर मैं इसका बेटा जी एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आपको बताऊं, इन सब के एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर में अगर आपको बताऊं, इसका भी अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर बताऊं तो बेटा जी उनके एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आपको कैसे मिलते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस, देन नाइट्रोजन, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। क्यों आता है वो मैं समझाऊंगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन ऑक्सीजन, और उसके बाद आता है बेटा जी पोलोनियम का ऑर्डर। इसमें चले तो क्लोरीन सबसे पहले, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन। ये हमें यहां मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर था। अब समझते हैं कि सर देखो यहां पे भी क्या हो रहा है। बाकी तो आप सारी चीजें डाइजेस्ट कर रहे होगे कि सर यहां से तो साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहां पे देखो, ये देख लिया हमने नाइट्रोजन फास्फोरस की गड़बड़ी। उसके बाद अगर मैं 17 ग्रुप पे जाऊं तो 17 ग्रुप में भी आप देखोगे कि सर बाकी तो सब ठीक है, गड़बड़ी कहां हो रही है, फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर। यहां पे भी क्या है कि सर ऑक्सीजन देखो बस यहां पहुंच गया, बाकी सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम सबका ऑर्डर ठीक है। तो उसे मैं समझाता हूं, कहानी क्या है, मैं आपको 17 ग्रुप से समझा देता हूं कि अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं तो मैं मान रहा हूं कि फ्लोरीन का साइज बड़ा है, और फ्लोरीन के साइज बड़े होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी। लेकिन फ्लोरीन की क्या है कि सर फ्लोरीन का साइज छोटा है, बहुत बढ़िया बात, और फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन का साइज बड़ा है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 ही है, 3 4 5 6 7। अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको निकालनी है तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। जैसे ही फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, फ्लोरीन के पास ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इसके छोटे साइज में इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस इलेक्ट्रॉन को बेटा जी बुरी तरीके से रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की कहानी क्रिएट हो जाएगी, और उस चक्कर में फ्लोरीन की कैपेसिटी थी लेकिन मजबूरी में वो इस इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी अपनी कम कर देगा, और अगर टेंडेंसी कम कर देगा तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। क्लोरीन के पास सफिशिएंट साइज है, वो आराम से, भले ही उसकी कैपेसिटी कम हो लेकिन उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की फ्लोरीन से ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्ट्रेटिन। यहां पर जो ऑक्सीजन वाले में कहानी है, ऑक्सीजन वाले में एक्सपेरिमेंटली ये एनालाइज किया कि ऑक्सीजन की रिपल्शन की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इतनी कम हो जाती है कि वो टेलोनियम के बाद चली जाती है। बाकी सब में सेम रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड वाले में चेंज हो जाएगा, यहां फास्फोरस नाइट्रोजन चेंज हो गया या क्लोरीन फ्लोरीन चेंज हो गया, बाकी सबकी कहानी सेम रहने वाली है। और अगर मैं बात करूं तो बेटा जी ये जितने भी 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये कभी नहीं चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन लें। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, जो कभी नहीं चाहेगा। तो यहां पर कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। ये बात ध्यान रखना कि
नोबल एलिमेंट्स कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करें तो वहां से कभी एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन वो लेंगे नहीं, आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे, तो इन केसेस में क्या होता है कि 18 ग्रुप के एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो उन्हें उल्टी एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये एनर्जी कभी रिलीज नहीं करते, जबरदस्ती आप उन्हें इलेक्ट्रॉन दोगे कि ले लो, और उसके लिए आपको क्या है कि एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें जस्ट अपोजिट रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। बाकी सबका ऑर्डर मैंने आपको यहां पे समझा दिया। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप घर जाके सॉल्व करना, देखना कि जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं क्या आपसे वो क्वेश्चंस लग रहे हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का हो, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब आज की कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे जाके जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ कवर करूंगा। पहले हम सारा बेस क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हर ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे, उनकी रिएक्टिविटी को डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे, जो जनरल टर्म्स हैं वो हम सारी पहले खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर ये सारी चीजें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।